वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे काव्य हेतु। कौन से ऐसे हेतु हैं जिनसे काव्य की रचना होती है, किस उसके पीछे कौन कौन सी चीज़ें उन्हें प्रभावित करती हैं। तो भारतीय आचार्यों ने और संस्कृत आचार्यों ने बहुत से हेतु बताए हैं। कवि कर्म ऐसा होता है जिसका कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, और सर्वप्रथम आचार्य भामा हैं जिन्होंने काव्य हेतुओं की चर्चा की है, और उन्होंने काव्य सृजन में प्रतिभा व अभ्यास को आवश्यक माना है। एक तो जो है जो कवि में अपने आप ही प्रतिभा होती है जिसके कारण वो काव्य की रचना करने में सक्षम हो पाता है, और दूसरा जो है वो किसी बड़े के निकट में, जो बहुत ज्ञानी पुरुष है उसके निकट बैठकर वो निरंतर अभ्यास करता रहे, उससे भी काव्य की रचना संभव होती है। तो आचार्य दंडी ने काव्य हेतुओं की चर्चा की है। उन्होंने ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा को प्रमुख माना है, साथ में योग्यता, क्षमता और बहुज्ञता, दृढ़ अभ्यास को काव्य का हेतु माना। उनके अनुसार कभी कभी ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा न होने के पर भी दृढ़ अभ्यास के द्वारा जो है कविता करनी आ जाती है। आचार्य वामन कहते हैं कि बहुज्ञता, प्रतिभा, अभ्यास तीनों की चर्चा करते हैं। यही नहीं, उन्होंने इनके लिए 6 प्रकीर्णकों की भी चर्चा की है, जो प्रकीर्णक इस प्रकार हैं। एक तो लक्षत्व, अन्यों के काव्यों का बार बार अवलोकन व अभ्यास से व्युत्पत्ति आती है। अर्थात दूसरों के काव्य को यदि बार बार पढ़ा जाए, देखा जाए, तो उससे भी व्युत्पत्ति का गुण आता है। दूसरा है अभियोग, काव्य रचना के लिए उद्यम ही अभियोग। अगर हम जो काव्य रचना का प्रयास करते हैं, जो काव्य रचना का श्रम करते हैं, तो उसका उद्यम ही अभियोग कहलाता है। वृद्ध सेवा, तीसरा प्रकीर्णक, कि किसी बड़े के पास बैठकर उसके पास निरंतर अभ्यास करते रहना और उसके अनुसार साथ साथ कविता की रचना करना, यह वृद्ध सेवा कहलाती है। अन्वेषण, पद विन्यास के प्रति सतर्कता बरतना ही अन्वेषण है। प्रतिभा, कविता के लिए मूल बीज प्रतिभा ही। अवधान, चित्त की एकाग्रता को अवधान कहते हैं। इस स्थिति को समाधि भी कहा जाता है। सामान्यतः वामन ने हेतुओं को 2 भागों में बांटा, एक तो बहुज्ञता और दूसरा प्रतिभा। कि किसी भी काव्य की रचना के लिए बहुज्ञता का होना बहुत जरूरी है। बहुत से विषयों का ज्ञान, व्याकरण का ज्ञान तथा तरह तरह से प्राप्त ज्ञान, शब्द शुद्धि, प्रयास, निर्णय, छंद शास्त्र, संशय हेतु, कला शास्त्र, कलात्मक ज्ञान, काव्य शास्त्र से यथोचित ज्ञान, दंड नीति, यश अपयश का ज्ञान रचना के लिए आवश्यक है। वामन के अनुसार बहुज्ञता मूल हेतु है और साधन भी, इसके पश्चात ही प्रतिभा आती है, ऐसा वामन ने कहा। आचार्य बाण भट्ट के अनुसार बहुज्ञता और प्रतिभा काव्य के हेतु हैं। आचार्य रुद्रट के अनुसार शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों कविताएं इन्होंने प्रतिभा को शक्ति के नाम से अभिहित किया है।
राजशेखर ने भी अभ्यास, समाधि और संयोग शक्ति प्रतिभा ही है एक तरह से, तो उन्होंने संयोग शक्ति को काव्य का हेतु माना है। आनंदवर्धन ने केवल प्रतिभा की चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि आस्वाद आदि अर्थ को प्रभावित करने वाली महाकवियों की वाणी अलौकिक स्फुरणशील प्रतिभा विशिष्ट को अलौकिक करती है। महान कवियों की प्रतिभा भी महान होती है। उन्होंने काव्य हेतु पर विस्तृत चर्चा करते हुए स्मृति, मति और प्रज्ञा का कथन किया है। आचार्य मम्मट ने काव्य के 3 हेतु माने हैं। मम्मट के अनुसार उन्होंने कहा है, शक्ति, लोक व्यवहार, शास्त्रों का ज्ञान एवं काव्य में निपुणता, व्युत्पत्ति, काव्य शास्त्र की शिक्षा, अभ्यास, ये काव्य के हेतु हैं। उनके अनुसार भी प्रतिभा, अभ्यास और व्युत्पत्ति काव्य के हेतु हैं। जयदेव ने प्रतिभा, निपुणता और अभ्यास को काव्य का हेतु माना है। पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार प्रतिभा, अभ्यास व निपुणता काव्य के हेतु हैं और प्रतिभा को काव्य का वो प्रमुख हेतु मानते हैं। व्युत्पत्ति और अभ्यास को वो प्रतिभा के पोषक तत्व मानते हैं। अलंकार शेखर के अंतर्गत केशव मिश्र ने प्रतिभा को काव्य का प्रमुख हेतु माना है। प्रतिभा विशेष महत्वपूर्ण हेतु है। इसके साथ साथ शास्त्र ज्ञान और अभ्यास भी आवश्यक है, ऐसा उन्होंने कहा। आचार्य भामा, रुद्रट, मोहम्मद केशव आदि विद्वानों ने के अनुसार प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास काव्य के मुख्य हेतु हैं। इनके बीच उत्पादन और उत्पाद्य का संबंध है तथा पोषक एवं पोष्य का संबंध है। बाण भट्ट, जयदेव भी यही स्वीकार करते हैं और व्युत्पत्ति को का मूल प्रतिभा को ही मानते हैं। इस तरह से अधिकांश विद्वानों ने प्रतिभा को काव्य का मूल हेतु माना, जहाँ से भामा से काव्य शास्त्रीय परंपरा शुरू होती है और पंडित राज जगन्नाथ तक आकर खत्म होती है, और इन सब ने इन्हीं 3 को काव्य का प्रमुख हेतु माना है। प्रतिभा, काव्य हेतुओं में प्रतिभा जो है वो सर्वोपरि प्रतिभा है। अभिनव गुप्त के गुरु प्रतिभा को ऐसी शक्ति मानते हैं जो कल्पनाएं जागृत करने में सक्षम है। वो नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा उनके अनुसार अपूर्व वस्तुओं के निर्माण की क्षमता रखने वाली होती है। उनके अनुसार प्रज्ञा नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता, अर्थात प्रतिभा जो है वो नई नई कल्पनाओं को जन्म देने वाली, नई नई संभावनाओं को जन्म देने वाली है, शक्ति है। इसी तरह से अभिनव गुप्त के अनुसार प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमता प्रतीक्षते। आचार्य मम्मट ने प्रतिभा के लिए शक्ति शब्द का प्रयोग किया है और उन्होंने शक्ति ऐसा संसार है जो वस्तुतः कवि का बीज कहा जाता है। उन्होंने कहा, शक्ति कवित्व बीजः रूपः संस्कार विशेषः। राजशेखर के अनुसार जो शब्दों में समूह को, अर्थों में समुदाय को, अलंकारों तथा उक्तियों को, काव्य सामग्रियों को हृदय के भीतर
परिभाषित करती है वह प्रतिभा ही है। पंडित राज जगन्नाथ ने काव्य की घटना अनुकूल शब्द अर्थ की स्थिति को प्रतिभा कहा है। इन सब परिभाषाओं में समान ध्वनि निकलती है कि कवि कर्म में प्रतिभा का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बिना ये संभव नहीं है वह किसी भी उत्तम काव्य की रचना कर सके। किसी भी भाव में लीन होना, वस्तु के प्रति गहरी सौंदर्य अनुभूति, किसी नूतन व्यवहार के सामंजस्यपूर्ण योजना करना, ये सब उपभावनाएं प्रतिभा के द्वारा ही संभव है। और दूसरा जो विशेष रखती है काव्य हेतुओं में वो है बहुयोग। अर्थात बहुयोग्यता का अर्थ है बहुत से विषयों का ज्ञान, उचित अनुचित का ज्ञान। उनका मानना है कि काव्य लिखने के लिए व्याकरण कोश का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। शास्त्रों का, स्मृतियों का, पुराणों का, इतिहास का, दर्शन का, तरह तरह के शास्त्र, सभी शास्त्रों का ज्ञान भी आवश्यक है। और उन्हीं के द्वारा जो है गुरु परंपरा से रीति पूर्वक उपदेश ग्रहण करके और विभिन्न ग्रंथों का अध्ययन करके, जैसे काम शास्त्र, काव्य शास्त्र और योग शास्त्र, रीति पुराण, नीति शास्त्र आदि को का जब तक ज्ञान नहीं होगा, जब तक उसमें निपुणता नहीं आती। और विभिन्न विषयों का ज्ञान, उसमें योग्यता हासिल करना ही निपुणता या बहुयोग्यता कहलाती है। ये लोक जीवन में विभिन्न अनुभवों के द्वारा तथा बहुत से ग्रंथों के निरीक्षण के द्वारा तथा अध्ययन के द्वारा, अनुशीलन के द्वारा ये संभव हो पाता है। व्युत्पत्ति का अर्थ अत्यंत व्यापक है। इसके अंतर्गत समस्त प्रकार के लौकिक ज्ञान और शास्त्रीय ज्ञान आ जाते हैं। और व्युत्पत्ति के अभाव में काव्य रचना बहुत ही असंभव है। उसकी भाव प्रवणता बनाने के लिए, सारगर्भित करने के लिए बहुयोग्यता का होना अत्यंत ही आवश्यक है। और अंतिम हेतु जो है वो है अभ्यास। बहुत गुणी व्यक्ति, वरिष्ठ कवियों, गुरु आदि के पास बहुत देर तक उनके समीप में रहकर काव्य का अभ्यास करते रहना ही अभ्यास कहलाता है। अभ्यास के अभाव में बहुत बड़ी बड़ी प्रतिभाएं भी विफल होते हुए देखी हैं, वो कुंठित होकर विफल हो जाती हैं। अभ्यास से ही, निरंतर अभ्यास से कोई व्यक्ति कवि बन जाता है। काव्य शास्त्र का अभ्यास करने से विभिन्न दिशाओं का निर्देश रहता है। इस प्रकार 3 काव्य के हेतु, प्रमुख हेतु हैं। पहला प्रतिभा, दूसरा बहुयोग्यता और तीसरा अभ्यास। इसी के द्वारा काव्य की रचना संभव है। धन्यवाद।